हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एडलविस मिड कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा, आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको एक्सेल शीट में। और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक आपको करना चाहिए, तो पूरी डिटेल वीडियो होगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एडलवी स्मॉल कैप फंड, इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुका है। और कैटेगरी रिटर्न देखिए फॉर 11.4 इयर्स में तो 19.46% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का 11.4 इयर्स में रिटर्न देखिए तो 22.89% तक का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे 23% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को 3.5% तक से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही ह्यूज मार्जिन है। तो आप रिटर्न के मामले में ये फंड बहुत ही अच्छा खासा देखा जाए, लेकिन आगे हम देखते हैं रिस्क कितना लेता है, वॉलिडिटी कितना फेस करनी पड़ती है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो कितना आपको प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूसली हर महीने 10 साल तक। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता है 4,68,000 रुपीज में। तो 4,60,000 रुपीज मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो पैसा है करीब करीब आपका 4 गुना हो गया होता, करीब करीब। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके आपने गोल्ड पे किया होता, तो गोल्ड में अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000 रुपीज। मतलब जो पैसा लगभग डबल हो जाता है, मतलब डबल नहीं होता लेकिन उससे कम ही होता है, हो रहा है लगभग 40,000 कम आप मान सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डबल नहीं हुआ है। और मतलब ज्यादा आपका पैसा बढ़ा नहीं है यहाँ पे। और अगर आप एफडी की बात करें तो एफडी में देखें तो रुपीज जो है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और आपको 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ह्यूज मार्जिन है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, तभी आपको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। मतलब आपको यहाँ पे जो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है, वो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,20,000 रुपीज, आपको 1,20,000 रुपीज इस फंड में 4,60,000 रुपीज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपने इस फंड में एफडी पे किया होता तो 1,74,000 रुपीज ही हुआ होता। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की पावर। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न इसका बहुत ही हाई है। तो अब डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी को 3.5% से बीट कर रखा है, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी देखें तो एबव एवरेज है, तो इसका जो रिस्क है वो एबव एवरेज है। तो रिस्क क्यों एबव एवरेज है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलता है, ये आगे आपको मार्केट कैपिटल सेक्टर एलोकेशन में पता चलेगा। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 100 रुपए मिनिमम एसआईपी से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा कि मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आप लमसम भी कर सकते हैं, कम अमाउंट में आप एसआईपी कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी इसमें पैसा अपना निकाल सकते हैं। एईएम साइज की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, और ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली इतना अमाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो मतलब 5,534 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.43% तक का है, जो कि 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, तो ये अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। एयूएम साइज की बात करें तो एयूएम साइज भी ठीक ठाक सा है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है अगर एम साइज कम है तो आपको प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, तो थोड़ा भरोसा नहीं होता। अगर आपका एम साइज ज्यादा है तो फंड मैनेजर को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसको मैनेजमेंट करने में, तो थोड़ा वहां प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन वो फंड मैनेजर अगर अच्छा है तो ठीक ठाक मैनेज कर ले। लेकिन एम साइज इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन पार्शियल इफेक्ट इसका रहता है थोड़ा मार्केट में और इस पर्टिकुलर फंड में। तो ये देखा जाए एम साइज के मामले में ठीक ठाक है। 5,534 करोड़ रुपीस ये कोई ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में बता रखा है 10,000 करोड़ रुपीस होता है, इससे लेकर 30,000 करोड़ रुपीस इसके बीच में तो थोड़ा अच्छा खासा एम साइज माना जाता है, लेकिन इसको ठीक ठाक माना जाता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप अगर मान लीजिए अपने 1 साल से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और सेल कर दिया, तो आपको 15% तक अपने प्रॉफिट पे देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो सेकंड पॉइंट पे अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। तो अपने प्रॉफिट पे अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप जो है उसमें 73.676% तक का इनका एलोकेशन है, मतलब कैपिटल है। स्मॉल कैप में 6.887% तक का एलोकेशन है।
मतलब कैपिटल है। और थर्ड पे आता है लार्ज कैप में 19.4% तक का है, और डेब्ट में इनका 1% तक का है। मतलब डेब्ट में इन्होंने लगभग कुछ नहीं ले रखा है, लार्ज कैप में इन्होंने 20% तक का ले रखा है, और जो रिस्क है इनका करीब करीब आप मान सकते हैं 30% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, सॉरी 80% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। 80% तक का रिस्क ले रखा है, बाकी 20% थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी इसको रिस्की फंड माना ही जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो मिड कैप में इसका 73.76% तक का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में 7% तक का है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इन्होंने 80% तक का तो रिस्क ही ले लिया है। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन है, जो कि 24.27% तक एलोकेशन है। सेकंड पे आपका इंडस्ट्रियल्स आ गया, 18.59% तक एलोकेशन है। थर्ड पे आपका कंज्यूमर साइकिल का, जिसमें 16.95% तक एलोकेशन है। फोर्थ में आता है बेसिक मेटल्स, जिसमें 11.977% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें 10.53% तक एलोकेशन है। हेल्थ केयर में आता है 7.36% तक एलोकेशन है। उसके बाद रियल स्टेट है, जिसमें 3.52% तक एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर्स डिफेंसिव है, जिसमें 1.89% तक एलोकेशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 1.51% तक एलोकेशन है। लास्ट में आता है एनर्जी, जिसमें 0.49% तक एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं कि जो इनका जो टोटल 5 सेक्टर है ना, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल्स है, उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल है, उसके बाद बेसिक मटेरियल है, और टेक्नोलॉजी है। तो ये जो 5 से 6 है, सॉरी आप 5 मान सकते हैं। तो 5 जो सेक्टर है, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, तो आपको डेफिनेटली ये जो रिटर्न है, ये जो पर्टिकुलर फंड है, रिटर्न भी अच्छा खासा आपको देगा। फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर है। एक त्रिदीप भट्टाचार्य है, जिनका एक्सपीरियंस है 2.58 इयर्स एक्सपीरियंस। सेकंड जो है साहिल शाह, जिनका एक्सपीरियंस है 2.35 इयर्स एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मामले में देखें तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब ठीक ठाक है। अब बहुत अच्छा खासा नहीं मान सकते, क्योंकि मैं जितना मानता हूँ 5 साल के ऊपर वाले को ही आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस मान सकते हैं। 2.5 इयर्स एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है दोनों फंड मैनेजर्स का। रेटिंग की बात करें तो इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगी, क्योंकि ये एक अच्छा खासा फंड है। आप देखिए इनका जो रिटर्न है 23% तक का रिटर्न है। कैटेगरी को इन्होंने 3.5% से बीट कर रखा है। और 10 ईयर्स में आप देख पा रहे हैं जो पैसा है आपका लगभग 4 गुना आपका पैसा हो गया है। रिस्क रिटर्न आपका हाई है। देखिए कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न दे रखा है, तो हाई रिटर्न है। रिस्क थोड़ा बहुत लेके चल रखा है, लेकिन और मिनिमम एसआईपी की बात करें और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बात करें, तो बहुत ही कम पैसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा लगा। एईएम साइज ठीक ठाक है, मतलब मान सकते हैं इसको ठीक ठाक ही एईएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा खासा है, 1% से नीचे, 0.5% से भी नीचे, तो अच्छा खासा एईएम साइज मतलब एक्सपेंस रेशियो है। और मार्केट कैपिटल की बात करें तो 20% तक इन्होंने सेफ चलाया, और 80% तक इन्होंने थोड़ा बहुत मतलब इन्होंने रिस्क ले रखा है। तो 80% तक रिस्क ले रखा है, तभी रिटर्न आपको थोड़ा बहुत हाई दे रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिल रखा है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने 5 जो सेक्टर में अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा खासा फंड है। और एक्सपीरियंस के मामले में एवरेज है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, कम एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर नहीं है, तो एक ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर्स है। तभी इसको रेटिंग अच्छा खासा मिल रखा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक अच्छा सा फंड है, लेकिन आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं। जैसे दूसरे मिड कैप फंड हो गया आपका, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, क्वांट मिड कैप फंड हो गया आपका। उसके बाद आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप फंड है। वैसे ही आपको इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, तो ऐसे इसके टक्कर देने वाले वो मिड कैप फंड है, आप उसमें भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। और आपका बशर्ते टाइम फ्रेम भी आप रखिए कि 7 से 10 साल। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा खासा फंड है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा इन्वेस्टमेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।